अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल हसन। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर कितने हैं। इसके टोटल चैप्टर आपके पास 16 है और इसमें हमारे पास दो मेजर पोर्शन है। कौन कौन से हैं? एक ऑर्गेनिक है और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक है। लेकिन जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन है। लेकिन देख लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर इनऑर्गेनिक में इंक्लूड हैं और कितने चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक में इंक्लूड हैं। आपके पास जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और 7 से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास 14 तक जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है। और एंड वाले जो 2 चैप्टर हैं उसमें हम इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 7 है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं तो देखते हैं कि हम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारे पास अभी आजकल वाइड रेंज चल रही है उसकी एक वास्ट वैरायटी है। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ट्रिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या इसकी ओरिजिन क्या थी, ये कैसे ड्राइव किया गया, इसकी बेस क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज से अगर आप 200-300 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे जो हमारे पास केमिस्ट और साइंटिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि उनका ऐसा मानना नहीं था कि जैसे कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। उस वक्त वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे क्लासीफाई नहीं करते थे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते थे उनकी ओरिजिन की बेस के ऊपर। किसकी बेस के ऊपर करते थे? ओरिजिन की बेस के ऊपर। अब ओरिजिन की बेस के ऊपर हम देखते हैं, ओरिजिन की बेस हमारे पास एक तो हमारे पास लिविंग और दूसरी थी हमारे पास नॉन लिविंग। अब ये थी हमारे पास ओरिजिन की बेस पे क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास जो कंपाउंड लिविंग से ऑब्टेन होते थे, किससे ऑब्टेन होते थे? लिविंग से, उनको नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका नाम दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और जो कंपाउंड हमारे पास नॉन लिविंग से ऑब्टेन होते थे उनको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन नॉन लिविंग हमारे पास कौन कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास रहते हैं मिनरल्स, साल्ट्स। और लिविंग में हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल। अब प्लांट्स एनिमल्स में हमारे पास जो आपके पास जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड। अब ये जितने भी थे ये हमारे पास या तो लिविंग कंपाउंड से ऑब्टेन होते थे या उनके अंदर सिंथेसाइज होते थे। इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। किसका कंसेप्ट डेवलप हुआ? हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप हुआ। किसका? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल का क्या मीनिंग है हमारे पास? वाइटल को आप कह सकते हैं कि बेसिक फोर्स, एक बुनियादी फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स या हमारे पास इंपॉर्टेंट फोर्स, कि ये हमारे पास ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए। और इस फोर्स को आप लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि आप इसको आर्टिफिशली प्रिपेयर नहीं कर सकते। यही वजह थी कि उस इरा में, उस दौर में हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो इतनी लार्ज वैरायटी में सिंथेसाइज नहीं हुए थे। साइंटिस्ट का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फोर्स के बगैर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये खास किस्म की फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास लाजमी है। अब वाइटल फोर्स आप कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी के हमारे पास ऐसी फोर्स है कि जिसके बगैर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते और ना ही इस फोर्स को आप लेबॉरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं और ना ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया हमारे पास एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हमारे पास फ्रेडरिक वोलर। 1828 में इसने इस फोर्स को कैसे रिजेक्ट किया? जब इसने पहला कंपाउंड हमारे पास इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। अब हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसने क्या लिया? अमोनियम सायानेट। इसने इस कंपाउंड को हीट किया तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ वो था यूरिया।
अब ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला है। अब फ्रेडरिक वोल्लर ने क्या किया था, 1828 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया जो था हमारे पास यूरिया। अब आप यूरिया में देखें तो आपके पास ये अमाइनो ग्रुप है, ये भी अमाइनो ग्रुप है और ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब आप अमोनिया को इस तरह भी लिख सकते हैं NH2 ट्वाइस CO। ये भी हमारे पास क्या फार्मूला है, यूरिया का फार्मूला है। अब देखें कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। ये डायरेक्ट अमोनियम साइनाइड आपके पास ऐसे प्रिपेयर नहीं हो गया था। अब केमिस्ट्री में जितनी भी हमारे पास सिंथेसाइज किए गए हैं कंपाउंड, या जितनी भी हमारे पास आप बोल सकते हैं कि जितनी भी नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं या ईजाद हुई हैं या प्रिपेयर की गई हैं, वो एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुई हैं। अब इसमें वो असल बेसिकली फ्रेडरिक वोल्लर कोई और चीज़ प्रिपेयर करना चाह रहा था। उसने किन दो चीज़ों को प्रिपेयर किया या मिक्स किया, देखते हैं कि उसने इन दो चीज़ों को लिया, अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम सायानेट। अब उसने इन दोनों को जब लिया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट बना वो ये था। अब आप देखें कि अमोनियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव। अब इस कंपाउंड का पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास अमोनियम सायानेट जो था वो प्रिपेयर हुआ और उसके साथ पोटाशियम क्लोराइड। अब इसने क्या किया, इसको हीट किया। इस हीट के रिजल्ट में हमारे पास यूरिया प्रिपेयर हुआ, NH2। अब ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला था। अब क्या किया गया, अब जब हमारे पास फ्रेडरिक वोल्लर ने अमोनियम सायानेट से यूरिया को प्रिपेयर किया, आप बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, तो उस वक्त हमारे पास एक इनकलाब बर्पा हो गया, एक नई बहस शुरू हो गई। क्या हुआ कि हम इनऑर्गेनिक से भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो अभी भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे। फ्रेडरिक वोल्लर पहले भी ये कहता था कि हम क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, मीन टू से हम लेबॉर्ट्री में कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी केमिस्ट और कोई भी साइंटिस्ट इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। इसने 1824 में ऑक्सैलिक एसिड को भी प्रिपेयर किया था। अब ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिख लेते हैं। अब इसने उस वक्त ऑक्सैलिक एसिड भी प्रिपेयर किया था, ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन 1840 तक अभी तक साइंटिस्ट इसी कंफ्यूजन में थे कि हमारे पास वाइटल फोर्स ज़रूरी होती है। कुछ अभी ये कहते थे कि वाइटल फोर्स ज़रूरी होती है, लेकिन फ्रेडरिक वोल्लर ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अब इनमें से हमारे पास एक माना हुआ साइंटिस्ट आता है जो अभी तक भी बिलीव नहीं कर रहा था, पास्चर। पास्चर का कहना था कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो लाजमी है। लेकिन 1840s में जब हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए, तो उस वक्त क्या किया गया, सब ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब देखें कि इनऑर्गेनिक से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा चुके हैं। तो आज के दौर में देखें हमारे पास मोर देन 6 ट्रिलियन, कितने, 6 ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास जो है मोर इससे भी सिंथेसाइज किए जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ डिमांड। अब क्या किया गया, फ्रेडरिक वोल्लर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब पहले हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, नए कंपाउंड बनते गए तो इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे हमारे पास नए कंपाउंड्स बनते गए तो उस वक्त उन्होंने देखा कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास एक बेसिक चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब उन्होंने देखा कि उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब उसको डिफाइन किया गया, क्या डेफिनेशन लिखी गई, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज essential element are called organic compound। अब एक नई डेफिनेशन की गई, कौन से, वो वाले कंपाउंड जो हमारे पास जिनमें कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है या कार्बन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वो हमारे पास कौन से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आ गए। वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स। अब ये ऐसे हमारे पास एक्सेप्शनल केस थे। अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक इनको क्या होना चाहिए था? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनमें कार्बन जो है वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रेजेंट है जिसके साथ वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। इस वजह से इस डेफिनेशन को मज़ीद मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी ताकि एक नई डेफिनेशन दी जा सके। अब हम उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब नई जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हम क्या करते हैं आज तक यूज़ करते हैं, वो ये थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ carbon and hydrogen and their derivatives। अब आप कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को एक और नाम भी दे सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब क्या किया गया कि हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उसको क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की चंद एक एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी। CH3 CH3। अब ये हमारे पास अल्केन है। अब हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसका ओपन फार्मूला भी लिख सकते हैं, इसी तरह CH कार्बन जो है वो हमारे पास 4 ग्रुप से बिलोंग करता है और उसकी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप काउंट कर लें 1 2 3 4। अब कार्बन क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये थी हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स मतलब अब ये किसी और चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं, इसकी जगह कोई और आके दूसरा एटम या एलिमेंट्स लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 10th में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था हैलोजिनेशन का पढ़ा था। हैलोजिनेशन में आपने मीथेन को लिया था। CH4 फार्मूला होता है किसका? मीथेन का। अब आपने क्या किया था? इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको रिएक्शन करवाया था, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आया था वो हमारे पास आया था कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्लोरीन लग गया। यहाँ पे देखें हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, ये चारों के चारों रिप्लेस कर गए क्लोरीन के साथ। तो अब ये हमारे पास क्या आ गए? इसके डेरिवेटिव्स आ गए। मतलब हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, अब उसका क्या बन गया? डेरिवेटिव्स आ गया। अब क्लोरीन की जगह हमारे पास और भी सब्स्टिट्यूट लग सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ लगते जाते हैं, मतलब उनके डेरिवेटिव्स बनाते जाते हैं। अब हमारे पास जो 3 डेफिनेशंस थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो सबसे पहले पढ़ी थी वो कौन सी थी? जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया था? ऑर्गेनिक का। लेकिन वो हमारे पास कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास वो वाली डेफिनेशन आई जिसमें हमारे पास कार्बन जो था वो क्या था? एसेंशियल एलिमेंट हो। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो एक्सेप्टेबल है, जो आज तक हम यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, तो ये कौन सा होगा? ये हमारे पास इनऑर्गेनिक होगा। क्यों? क्योंकि देखें इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन भी नहीं, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास उस वक्त एक्सेप्शनल केस थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से हमें इस नई डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। अब ये थी हमारे पास ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन और इसकी स्टडी, और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस लेक्चर से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।